हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो बच्चा लोग आखिरी हफ्ते में अब हम लोग इंटर कर चुके हैं। 14 सितंबर को हमारा पेपर है। तो ऑलरेडी मैथ्स रेजिमेंट के नाम से एक मैराथन सीरीज यहाँ पे चली हुई है। उस सीरीज में हम लोग इस सीरीज में ऑलरेडी नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रायंगल, ये सब कुछ हो चुका है। ठीक है ना। आज जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगन्स। तो भाई मैं बस इतना ही बोलूंगा, पेपर देने से पहले इस सीरीज को जरूर अच्छे से कंप्लीट करके जाना। ठीक है ना। प्लेलिस्ट वाले फोल्डर में जाके या प्लेलिस्ट वाले कॉलम में जाके आप लोगों को ये सारी चीज मिल जाएगी। प्लेलिस्ट वाले कॉलम में जाओगे, वहां पे मैथ्स रेजिमेंट के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसे ओपन करना, ये सारे लेक्चर तुम्हें वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जो क्वाड्रिलेटरल हमारा होता है, देखो इसको ना हम लोग इस तरीके से देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल में टोटल 4 साइडें होती हैं। टोटल 4 साइडें होती हैं, जिसमें से हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि दो ऑपोजिट साइड्स के पेयर होते हैं। दो ऑपोजिट साइड्स के पेयर होते हैं। तो अगर तो दोनों ही पेयर आपस में पैरेलल है, दोनों पेयर्स की जो लाइनें हैं वो आपस में पैरेलल है, या फिर एक पेयर की लाइंस जो है वो पैरेलल है, या फिर कोई भी लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है। ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग क्वाड्रिलेटरल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो जो हमारा जहां पे दोनों ही पेयर लाइंस के एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। और जहां पे सिर्फ एक पेयर की लाइनें पैरेलल होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजियम। और जहां पे कोई भी लाइन पैरेलल नहीं होती उसे हम लोग बोल देते हैं जर्नल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना। अब पैरेललोग्राम का ही स्पेशल केस होता है स्क्वायर, पैरेललोग्राम का ही स्पेशल केस होता है रेक्टेंगल, एंड पैरेललोग्राम का ही स्पेशल केस होता है रोम्बस। पॉइंट क्या है कि जो मैंने ये स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस लिखे हैं, दे ऑल आर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अगर हम लोग कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज करते जाएं तो हमें स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस मिलेगा। हमारा पैरेललोग्राम कैसा होता है, ये मैंने एक डायग्राम बनाया जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आमने सामने की साइड इक्वल है, ए बी सी डी के बराबर है, ए डी जो है वो सी बी के बराबर है। जो ए बी है वो पैरेलल टू सी डी है, जो ए डी है वो पैरेलल टू सी बी है। ठीक है। जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो आपस में बराबर हैं कि एंगल ए एंगल सी के बराबर है, एंगल बी एंगल डी के बराबर है। बट जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब कि अगर ये थीटा है तो ये हमारा कितना होगा 180 माइनस थीटा, ये भी थीटा आ जाएगा, और ये भी हमारा क्या आ जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है। इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल नहीं होते बट वो बाइसेक्ट करते हैं। अब यहां पे चीज को समझना, अगर यहां पे मैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए ये कर दूं, ठीक है ना, मैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी ए कर दूं और यहां पे एंगल ए को एंगल बी के बराबर कर दूं, तो हमें मिलता है रेक्टेंगल। ठीक है ना, सॉरी, तब हमें मिलता है स्क्वायर। जब मैं इनको इक्वल करूंगा ये 90 डिग्री बन जाएंगे, तो हमारा बन जाता है स्क्वायर। अगर मैं सिर्फ एंगल को ही इक्वल करूं, अगर मैं सिर्फ एंगल ए और एंगल बी को इक्वल करूं, तब हमें मिलता है रेक्टेंगल। अगर मैं सिर्फ साइडों को इक्वल करूं तो हमें मिलता है रोम्बस। ठीक है जी। ये कंडीशन होती है बस कि पैरेललोग्राम में अगर तो मैंने चारों साइडें और चारों एंगल इक्वल कर दिए तो स्क्वायर बन गया, अगर सिर्फ एंगल इक्वल करे तो रेक्टेंगल बन गया, अगर सिर्फ साइड इक्वल करी तो रोम्बस बन गया। ठीक है। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे स्क्वायर से। तो हमारा स्क्वायर कैसा होता है, इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। अब यहां पे चारों ही साइड इसकी बराबर होती हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू सॉरी सी डी इज इक्वल टू डी है, और इसे तुम स्मॉल ए के बराबर लिख लो। फिर यहां पे चारों एंगल आपस में बराबर होते हैं, एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी, दैट इज 90 डिग्री। जो डायगोनल है, डायगोनल भी आपस में बराबर होते हैं।
AC जो है वो DA के बराबर होता है, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि अगर ये A है और ये वैल्यू भी हमारे पास A है, तो इधर 90 डिग्री ऑलरेडी ये बनता है। तो जब ये 90 डिग्री बनता है तो डायगोनल की लेंथ √2a आ जाती है। ठीक है, एंड ये तो हो गया हमारे, ये है साइड्स, ये है एंगल्स, और ये हमारा है डायगोनल्स। और जो डायगोनल्स हमारे हैं ये एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, तो मतलब कि इट एक्ट एज एंगल बाइसेक्टर। जो हमने ये डायगोनल ड्रॉ करे हैं ये एंगल बाइसेक्टर के तौर पे काम करते हैं। तो मतलब कि जो यहां पे एंगल बनता है ये 45 डिग्री बन जाता है ऐसे, ठीक है ना। जो यहां पे ये चारों ट्रायंगल बन रहे हैं, ये चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, AOB, BOC, COD, DOA। जो यहां पे चारों ट्रायंगल बन रहे हैं ये हमारे चारों के चारों क्या हो जाएंगे, इक्वल, सॉरी कॉन्ग्रुएंट, 1 2 3 और 4। अब यहां पे एक चीज और समझना कि मैं स्क्वायर के अंदर एक सर्कल भी ड्रॉ कर सकता हूं और मैं स्क्वायर के बाहर भी एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है ना। जो अंदर सर्कल है उसके लिए साइड एज ए डायमीटर काम करेगी, तो मतलब कि जो हमारा इन रेडियस इसमें रहेगा, इन रेडियस यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू a/2 रहेगी, और सर्कम रेडियस की वैल्यू a/√2 रहेगी यहां पे, ठीक है ना। इतना पोर्शन है जो हमें स्क्वायर के लिए याद रखना है। ये प्रॉपर्टी सारी मैंने इसकी बता दी, चारों साइडें आपस में बराबर होती हैं, चारों एंगल बराबर होते हैं, दोनों डायगोनल आपस में बराबर होते हैं। जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट भी करते हैं। डायगोनल के बारे में लिखना है, चलो प्रॉपर्टीज में मैं लिखवाई देता हूं। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, diagonals intersect at 90 degree, diagonal bisects each other। ठीक है जी, ये इसकी प्रॉपर्टीज रहती हैं। क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि इफ ए स्क्वायर ऑफ x सेंटीमीटर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड y सेंटीमीटर आर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ x टू y। हमारे पास एक सर्कल है, हमने इस सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करा, और हमने इसी सर्कल के अंदर एक स्क्वायर ड्रॉ करा। थोड़ा मतलब ये स्क्वायर लगेगा नहीं, बट मान लेना कि स्क्वायर है, ठीक है ना। अब स्क्वायर के केस में सर्कम रेडियस जो इसकी बनेगी, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में जो सर्कम रेडियस बनेगी, दोनों को मैं इक्वल लिख सकता हूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में जो r बनेगा उसे मैं y/√3 लिख सकता हूं, क्योंकि हमें साइड जो है वो ये y दी गई है, और स्क्वायर की जो साइड है वो x दी गई है, तो इसी r को मैं x/√2 भी लिख सकता हूं। अभी अभी मैंने बताया था यहाँ पे कि जो सर्कम रेडियस है वो साइड अपॉन √2 होगा, ठीक है ना। तो सर्कम रेडियस को मैंने ट्रायंगल की फॉर्म में भी लिख दिया, स्क्वायर की साइड की फॉर्म में भी लिख दिया, तो यहां से x/y मेरे पास क्या है, √3/√2, तो ये इनकी रेशियो हो जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ABCD इज ए स्क्वायर, x एंड y आर 2 पॉइंट्स ऑन AB सच दैट AO इज इक्वल टू AX, BO इज इक्वल टू BY। तो सबसे पहले हम लोग एक स्क्वायर बनाते हैं, A B C and D। O is the intersection of the diagonal AC and BD। तो भाई AC और BD को अगर मैं इंटरसेक्ट करूं, ये पॉइंट जो है वो O है। अब उसने बोला कि AO जो है वो AX के बराबर है। मैं मान लेता हूं कि ये जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है साइड का, ये हो गया डायगोनल का हाफ, ये हो गया साइड का हाफ। अब उसने बोला x एंड y आर पॉइंट ऑन AB। तो अब पॉइंट है कि अगर ये मिड पॉइंट है, अगर मैं इसको मान लो O डैश मानूं जो कि साइड का मिड पॉइंट है, तो बस दिमाग हमें यहां पे लगाना कि जो x है वो O डैश के इस साइड आएगा या उस साइड आएगा, क्योंकि जो डायगोनल का हाफ है वो साइड के हाफ से लंबा होगा या ज्यादा होगा, तो वो डेफिनेटली x जो है वो इस साइड हमारे पास आएगा, ठीक है ना। सिमिलरली y को मैं यहां कहीं पे लिख दूंगा, जो मैंने ये इमेजिनरी O डैश लिया था इसको मिटा देते हैं। अब एक यहां से मैंने इसे ज्वाइन करा, एक ट्रायंगल तो हमारा बन रहा है ये वाला, ठीक है, और एक मैंने करा ज्वाइन इसे, और एक ट्रायंगल बन रहा है ये। हमें बोला गया फाइंड कोट ऑफ एक्स और वाई,
एक्स ओ वाई, मतलब कि ये एंगल जो है ये हमसे पूछा गया, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं सिर्फ पहले ओ ए एक्स की, यहां पे मुझे पता है कि ये दोनों साइडें बराबर हमें दी हुई है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो डायगोनल है वो एंगल बाइसेक्टर का काम करता है, तो यहां पे आ जाएगा 45 डिग्री। 45 जो है वो अनइक्वल साइड के सामने वाला एंगल है, तो अगर मैं इसके सामने इसे अल्फा लूं तो इधर भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा वो कर देता हूं, आई थिंक कहीं तुम्हें रेड पेन देखने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अब 2 अल्फा प्लस 45 डिग्री दैट इज 180, 2 अल्फा की वैल्यू 135 डिग्री आ गई, ठीक है ना। 2 अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 135 डिग्री। सेम चीज यहां पे बनेगी, अगर मैं चेक करूं इस साइड ट्रायंगल में भी हमारे पास सेम वैसा ही बनेगा, क्योंकि हमें बी ओ बी वाई के बराबर दिया हुआ है, और ये भी डायगोनल जो है वो एंगल बाइसेक्टर होगा, और हमें पता है ओ बी और ओ ए बराबर है। बेसिकली जो यहां से मुझे प्रूफ हो रहा है ट्रायंगल ए ओ एक्स वो हमारा कॉन्ग्रुएंट बन रहा है ट्रायंगल बी ओ वाई का, आप लोग चेक कर सकते हो जब वो कॉन्ग्रुएंट बन रहा है। अब एक चीज समझना, इस पूरे को मैंने अल्फा माना तो इधर ये वाला पूरा भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है। जो मुझे एंगल निकालना है वो मैं थीटा ले लेता हूं, उसे मैंने थीटा ले लिया। अब मुझे पता है कि जब मैं अल्फा प्लस अल्फा कर रहा हूं तो जो ये थीटा है ये 2 बार ऐड हो रहा है, जब मैं अल्फा प्लस अल्फा कर रहा हूं तो थीटा जो है वो 2 बार ऐड हो रहा है। अब एक चीज समझना कि मैंने यहां पे करा अल्फा प्लस अल्फा, जो ये वाला पोर्शन था ये पोर्शन 2 बार ऐड हो गया, तो अगर मैं इसे एक बार माइनस कर दूं तो ये 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों डायगोनल जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। 2 अल्फा की वैल्यू 135 डिग्री है, वहां पुट कर देते हैं 2 अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ गई 2 अल्फा माइनस 90, 2 अल्फा की वैल्यू है 135 डिग्री, तो ये हमारा बन गया 45 डिग्री। तो कोट 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आंसर विल बी 1 ओनली, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए स्क्वायर हुज साइड इज 2 सेंटीमीटर हैज इट्स कॉर्नर कट अवे सो एज टू फॉर्म ऑक्टागन विद ऑल साइड्स इक्वल। मान लीजिए ये हमारा स्क्वायर है, अब उसने हमें बोला कि इसके जो कॉर्नर है वो इस तरीके से कट करने हैं कि मुझे एक ऑक्टागन मिले। अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं, अब मैं क्या करता हूं, मैं इस साइड को ए मान लेता हूं, तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। अब मुझे पता है कि भाई क्योंकि एक स्क्वायर था तो यहां पे ये 90 डिग्री होगा ना, ये 90 डिग्री होगा। अब एक चीज समझना, अगर ये एक ऑक्टागन बन रहा है इक्वल साइड्स का, जब इक्वल साइड्स का बन रहा है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। ये और ये अगर बराबर है तो इनके इंटरनल जो एक्सटर्नल बन रहे हैं वो भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। जब वो भी बराबर होंगे तो इतना इतना पोर्शन यहां से लेके यहां तक का और यहां से लेके यहां तक का ये भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि जब एंगल सेम होते हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी बराबर होती हैं। सबसे पहले ये 90 आ गया, ये अगर बराबर है तो ये 45 डिग्री बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसको ऐसे देखो कि यहां पे 45 डिग्री, यहां पे 45 डिग्री, ये 90 और ये ए हमें दिया हुआ है, हम इसे एक्स मान लेते हैं, तो एक्स बाय ए जो है वो साइन 45 बन जाएगा, जो कि 1/√2 है। तो ए की वैल्यू या एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है a/√2, तो कहने का मतलब जो इतना पोर्शन है ये a/√2 है। सिमिलरली ये वाला पोर्शन भी क्या है a/√2। अब उसने हमें स्क्वायर की साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर दी हुई थी, अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो ये 2 के बराबर बन जाएगा, इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये 2 के बराबर बन जाएगा, तो a/√2 प्लस a/√2 दैट इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास ये बन गया √2 a प्लस a दैट इज 2, a की वैल्यू क्या आ गई √2 + 1 × 2 विच इज 2 √2 + 1। अब यहां पे मैं इसे रैशनलाइज कर देता हूं, तो हमारे पास जो ऑक्टागन की साइड आ रही है वो 2 × √2 - 1 आ रही है, ठीक है ना, यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a square ABCD is inscribed in a circle of unit radius. Semicircles are described on each sides as a diameter. The area of the region bounded by the 4 semicircle and the circle.
देखो जी, मान लो ये हमारा एक सर्कल है। अब हमें बोला गया कि इसके अंदर मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ करा। जब यहां पे स्क्वायर ड्रॉ किया गया तो जो स्क्वायर की साइड थी उसे एज ए डायमीटर मान के हमने एक एक सेमी सर्कल और बना दिया। मतलब मैंने इस साइड को जब डायमीटर माना, मान लो ये मेरा डायमीटर है, इसको मान के जब मैंने सेमी सर्कल बनाया तो वो कुछ ऐसा सा बनेगा। सिमिलरली इधर ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है ये एरिया। हमसे जो पूछा गया है वो ये एरिया के बारे में पूछा गया। अब इस एरिया को मैं कैसे देखूंगा? मैंने यहां से इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, ऐसे। अब यहां पे मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है एक ये जो येलो कलर का जो मेरा सेमी सर्कल है, ठीक है, और यहां पे दिख रहा है ये स्क्वायर। बेसिकली मैं क्या करूंगा, जो ये हमारे सेमी सर्कल थे, इन दोनों सेमी सर्कल में से मुझे ये ब्लू वाला एरिया माइनस करना है, जो मैंने ब्लू से शेड कर दिया, ठीक है ना। मुझे, क्योंकि ये पूरा सेमी सर्कल बन रहा था, इस पूरे में से ये ब्लू वाला माइनस करना है। अच्छा, सर्कल की रेडियस 1 है, सर्कल की जब रेडियस 1 है तो ये हमारे पास आ गया 2। तो डायगोनल जो होता है वो √2a होता है, तो a की वैल्यू आ गई √2। जो हमारा साइड है ये बन रहा है √2। ग्रीन सर्कल, जो ग्रीन कलर से सेमी सर्कल बन रहे हैं वो दो बन रहे हैं, एक और ये दो, तो मतलब कि पूरा कंप्लीट सर्कल हो गया। तो जो ये ग्रीन कलर का एरिया या सर्कल पूरा बनेगा, इसका एरिया हमारे पास क्या बनेगा? ये बन जाएगा पाई √2 का स्क्वायर। अब इसमें से मुझे माइनस क्या करना है? ये वाला सर्कल का एरिया जो कि बन रहा है पाई 1 का स्क्वायर बाई 2। अच्छा, यहां पे भी 2 आएगा, √2/2 आएगा, क्योंकि √2 तो हमारा रेडियस था, सॉरी डायमीटर था, मुझे चाहिए था रेडियस। और इसमें से मुझे इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, जो कि बन जाएगा मेरा हाफ इंटू √2 इंटू √2। तो ये कितना बन गया? पाई/2 माइनस पाई/2 प्लस का 2/2। तो ये कट के हमारे पास आ गया 1। मतलब आधे पोर्शन का एरिया जो है वो 1 है, नीचे वाले आधे का भी 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2 ओनली, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 2 ओनली। देखो इसको ना ऐसे याद रखना कि भाई अगर ऐसा कुछ बनता है डायग्राम में, ऐसे याद रखना। मान लो ये हमारे पास है कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज था, मैंने उसको रेडियस मान के या डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल बनाया, ठीक है ना। थोड़ा सा गलत हो गया, 1 मिनट। ऐसा कुछ बनाया मैंने, और फिर मैंने जो राइट एंगल पे जो साइडें थी उसके ऊपर सेमी सर्कल बना दिया। तो जो ये येलो वाला एरिया होगा ना, ये एरिया हमारा येलो वाला जो शेडिड एरिया है, ये हमारा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के इक्वल होता है। जो तुम्हें दिख रहा है इस राइट एंगल ट्रायंगल का तुम्हें एरिया निकालना है, उसी के इक्वल ये शेडिड एरिया होता है, बस ये चीज याद रखना, ठीक है जी। चलो जी आगे देखते हैं रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? यहां पे जो आमने सामने की साइड है वो आपस में बराबर रहती है, एंगल चारों ही आपस में बराबर रहते हैं। मतलब ये साइड इसके बराबर हो जाएगी, ये साइड इसके बराबर हो जाएगी। तो हमारा जो ए बी है वो सी डी के बराबर हो जाएगा, और ए डी जो है वो बी सी के बराबर हो जाएगा। एंगल चारों ही यहां पे हमारे 90 डिग्री रहते हैं। और जो डायगोनल हमारे बनते हैं यहां पे ए सी एंड बी डी, इनकी आपस में लेंथ भी इक्वल होती है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, बट 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करते। हमारा जो ए सी है वो बी डी के बराबर रहता है। दूसरा पॉइंट, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बट ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करते। और ना ही इसके डायगोनल एज ए एंगल बाइसेक्टर काम करते हैं, डज नॉट एक्ट एज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है जी।
अगर मान लो ये साइड ए है, ये साइड हमारा बी है, तो डायगोनल हमारा क्या बन गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा एक चीज और यहां पे याद रखना कि अगर मान लो ये हमारा डायगोनल है, जो मैं ये प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस, चारों के लिए ही ये एप्लीकेबल रहती है। और ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं रैंडमली कोई भी एक पॉइंट यहां पे ले लूं, मान लो ये पी पॉइंट हमने लिया और इस पॉइंट को मैंने चारों ही वर्टिसेस से ज्वाइन कर दिया, तो जो आमने सामने के ट्रायंगल रहते हैं उनके एरिया का सम बराबर रहता है। हमारे पास यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी डी, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी सी के बराबर रहेगा। ठीक है जी। अच्छा और एक प्रॉपर्टी ये रहती है कि जो पी ए स्क्वायर है, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। ठीक है जी। ये दोनों ही प्रॉपर्टीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। ठीक है। चलो जी, तो क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर ई ए डी एफ, ई ए डी एफ is a rectangle where ABC is a triangle whose vertices lies on the side EADF. AE हमें दिया हुआ है, BE 6 दिया हुआ है, CF 16 दिया हुआ है और BF 2। Find the length of the line joining the midpoint of the side AB and BC. AB and BC मतलब इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन आएगी इसका लेंथ हमसे पूछा गया। अगर मैं ट्रायंगल के दो साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करूँ, वो तीसरे की पैरेलल होती है, तीसरे की पैरेलल होती है और उसका हाफ होता है। चलो अगर ये पूरा 16 था तो यहां से यहां तक ये 6 बच गया, ठीक है ना, 6 और 2 ये पूरा हमारा 8 है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमारे पास जो एसी आएगा, एसी आ जाएगा 10। ठीक है ना। तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करा तो जो ये लाइन बनेगी वो इस एसी का हाफ हो जाएगा। जब ये हाफ होएगा तो इसकी लेंथ क्या बन जाएगी, 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। तो आंसर विल बी 5 ओनली। PQRS is a rectangle in which PQQR T is a point on RS. What is the area of PTQ? ओके जी, सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। सॉरी रेक्टेंगल हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, PQRS। PQ हमें दिया हुआ है 24, QR हमें दिया हुआ है 16। T इज ए पॉइंट ऑन RS, T यहां कहीं पे कोई पॉइंट है, हमसे PTQ का एरिया पूछा गया। अब यहां पे एक चीज समझना कि जब सेम बेस के ऊपर या कोई भी एक रेक्टेंगल के अंदर हम लोग कुछ इस तरीके का ट्रायंगल बनाए कि भाई जिसके दो वर्टिसेस तो कोइंसाइड करे और तीसरा जो है वो किसी एक लाइन पे हो, ठीक है ना, सामने वाली कहीं पे भी हो। तो अब तुम खुद ऑब्जर्व करो कि अगर इस साइड के लिए मैं बेस देखूं, बेस 24 रहने वाला है, ठीक है ना, और जो इसके लिए हाइट है वो हाइट यही 16 रहने वाली है। तो मतलब कि ऐसे केस में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये बन जाता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, हाफ इंटू 16 इंटू 24 12, तो ये बन गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब पॉइंट 192 सॉरी, पॉइंट यहां पे बस समझने का ये था कि अगर मैंने कोई रेक्टेंगल बनाया और रेक्टेंगल की एक साइड मैंने ट्रायंगल का बेस ले लिया और सामने वाली साइड पे कहीं मैंने उसका तीसरा वर्टेक्स ले लिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल में जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा। या फिर ऐसा कोई भी ट्रायंगल जब बनता है, जैसे मैंने यहां पे ये बनाया, तो ट्रायंगल का एरिया जो है वो रेक्टेंगल का हाफ हो जाएगा बस। ठीक है ना। इन द गिवन फिगर ABCD DP हमें दिया हुआ है 8 और PB दिया हुआ है 2, PC परपेंडिकुलर टू DB, फाइंड द AP। अच्छा AP हमसे पूछा गया है। अगर ये परपेंडिकुलर है, जो PC है DB पे परपेंडिकुलर है, दैट मींस ये लाइन सीधी है, ये तो हमारा एक डायगोनल हो गया। ठीक है ना। और यहां से लेके यहां तक ये 8 है, यहां से लेके यहां तक ये 2 है, ऐसा ही है। अब हमसे पूछा गया है AP। अब एक चीज समझना कि अगर ये 90 है तो इधर ये भी 90 होगा, नहीं सॉरी ये 90 नहीं होगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। अगर इधर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा बन गया, ये भी थीटा आ गया, और इधर ये भी 90 माइनस थीटा हमारे पास बन गया। तो बेसिकली मेरे पास कुछ इस तरीके का एक ट्रायंगल बन रहा है,
8 2, थीटा 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, और इधर ये भी थीटा। ठीक है ना। जो ये ट्रायंगल बन रहे हैं इनके नाम कैसे, यहाँ पे डी है, ये पी है, ये बी है और ये सी है। तो मुझे यहां से दिख रहा है कि ट्रायंगल डी पी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल सी पी बी के। तो जो हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है, यहां पे थीटा के सामने आ रहा है हमारे पास पीसी, इधर थीटा के सामने आ रहा है पीबी, इधर 90 माइनस थीटा के सामने आ रहा है डीपी, और इधर 90 माइनस थीटा के सामने आ रहा है सीपी। तो ये पीसी सीपी तो एक ही चीज होगी। तो सीपी स्क्वायर जो हमारा बन रहा है वो बन जाएगा 8 गुना 2। तो सीपी की वैल्यू आ गई 4, सीपी की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास। तो अब मैं यहां पे थ्योरम लगाऊंगा जो अभी हमने पढ़ी थी कि रैंडमली किसी पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो जो थ्योरम लगेगी यहां पे वो लगेगी ये कि एपी स्क्वायर प्लस सीपी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बीपी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर। सीपी की वैल्यू 4 हमारे पास आ गई, बीपी की वैल्यू 2 और डीपी की वैल्यू 8 हमें गिवन है। तो यहां से एपी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो क्या बनेगा ये एपी स्क्वायर इज इक्वल प्लस में 16 इज इक्वल टू 4 प्लस में 64। तो 68 में से 16 के 52, एपी स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 52। तो एपी की वैल्यू बन जाएगी 2√13। ठीक है जी, एपी हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2√13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, ई इज ए पॉइंट ऑन सीडी। सबसे पहले यहां पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हम लोग, थोड़ा रेक्टेंगल बनाते हैं साइड में यहां पे। ठीक है जी, हमें बोला गया एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल। ठीक है जी, ए बी सी एंड डी, ई इज एन एनी पॉइंट ऑन साइड सीडी, डायगोनल एसी कट्स बीई। चलो जी, हमने यहां कहीं पे ई पॉइंट ले लिया, मान लो यहां पे डायगोनल एसी जो है वो बीई को कट करता है, कट करता है ओ पे, और जो हमारा बी ओ है वो एसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये जो है ये वैल्यूज 90 डिग्री भी है, ये सारे 90 डिग्री बन गए। एरिया ऑफ ओईसी, ओईसी 1 सेंटीमीटर, बीओसी, बीओसी 4 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी। अब इधर समझना बात को, ये हमारा 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। अगर ये थीटा है तो डेफिनेटली ये 90 माइनस थीटा, फिर ये भी थीटा आ जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा 90 माइनस में थीटा। अब यहां पे मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं बात करूं ट्रायंगल पीओसी की, वो हमारा सिमिलर आ रहा है ट्रायंगल सीओबी के। ऐसा ही हो रहा है। अब मुझे पता है कि भाई थीटा के सामने इधर है ओसी, ओसी बाय उधर थीटा के सामने है ओबी, फिर 90 के सामने 90 माइनस थीटा के सामने इधर है ओई, उधर है ओसी ईसी डिवाइड बाय बीसी, और जो साइड का रेशियो आ रहा है वो हमें पता है एरिया के रेशियो के बराबर आ रहा है। जो साइड का रेशियो आता है वो एरिया का अंडर रूट बन जाता है। तो एरिया हमें इसका 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका जो है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे दिया हुआ है। तो यहां पे अगर मैं साइड का रेशियो देखूं तो वो हमारा बन जाएगा अंडर रूट 1/4 विच इज 1/2 ओनली। ठीक है ना। अब अगर मैं सबको देखूं ईसी बाय बीसी अगर मैं चेक करूं तो ये 1/2 बन रहा है। मतलब कि अगर मैं इसे x मानूं तो ये पूरा हमारा 2x बन रहा है। ठीक है। फिर ओ ई बाय ओ सी, ओ ई बाय ओ सी। अच्छा, अगर ओ ई हमारा मान लो y है तो ओ सी हमारा 2y है, और अगर ओ सी 2y है तो ओ भी हमारा 4y बन जाएगा। तो ओ ई अगर y है और ये हमारा 2y है तो ओ भी बन गया हमारा 4y, ये बन जाएगा 4y। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगा, देखो 4y इंटू 2y, अगर मैं एरिया के इक्वल भी पुट करूं कि हाफ इंटू 2y इंटू 4y दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, y की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू 1 आ गई तो ये बन गया 4, ये बन गया 2, ये भी 1 बन जाएगा। x हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो बन जाएगा ये 16 4 20, 4 और 1 5, x की वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट 5। तो ये जो 2x बन रहा है हमारा बन गया 2√5। ठीक है ना, यहां पे इतना आ गया। अब मुझे रेक्टेंगल की एक साइड तो पता चल गई, मुझे चाहिए अब ये वाली साइड भी। तो अगर मैं यहां पे चेक करूं कि जो हमारा ट्रायंगल, जैसे अगर ये 90 था नीचे ये भी 90, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा बन गया, और ये हमारा 90 माइनस थीटा बन जाएगा। इस ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने ये 4 है तो 4 बटे में इधर 90 माइनस थीटा के सामने ये 2 है, 2 आ गया। इधर 90 के सामने ये साइड बन रही है ए बी, और इधर 90 के सामने ये बन रहा है 2√5। तो 2 से 2 कट गया, ए बी की जो वैल्यू है वो 4√5 हमारे पास आ जाएगी। ये वैल्यू बन गई 4√5।
एक साइड हमारे पास आई 2√5 और एक साइड हमारे पास आई 4√5। तो जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2√5 प्लस 4√5, दैट इज 2 इंटू 6√5, विच मीन्स 12√5 हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हमने बेसिक चीजें स्टार्टिंग में ही पढ़ ली थी। ये हमारा पैरेललोग्राम है। यहां पे जो आमने सामने की साइडें रहती हैं वो आपस में इक्वल रहती हैं। जो हमारा ए बी है वो सी डी के बराबर होगा, जो ए डी है वो बी सी के बराबर होगा। ठीक है जी। एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर होता है, एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर होता है, और जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये भी 180 डिग्री होगा, एंगल ए प्लस एंगल डी ये भी हमारा 180 डिग्री होता है। तो कहने का मतलब कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये भी हमारा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे दो डायगोनल ड्रॉ करता हूँ तो ये डायगोनल आपस में तो बाइसेक्ट करते हैं, बट ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर यहाँ पे मैं ये ओ कर दूं तो हमारा ए ओ जो है वो ए ओ दैट इज इक्वल टू सी ओ, बी ओ दैट इज इक्वल टू डी ओ। ठीक है जी, इस तरीके से ये इक्वल रहते हैं। आई होप इतनी चीज क्लियर हुई होगी। मतलब कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, मतलब हमारा एसी जो है वो बीडी के बराबर तो नहीं होगा, बट इट बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखना हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग कैसे निकालते हैं? मान लो ये हमारा पैरेललोग्राम है, तो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एरिया निकालने के लिए वो हमें चाहिए होता है। वैसे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो दो तरीके हैं कि भाई या तो इसे एक दो इक्वल ट्रायंगल हिस्सों में डिवाइड करके वहां से एक ट्रायंगल का एरिया निकालो और 2 से मल्टीप्लाई करके वो पूरा पैरेललोग्राम का एरिया हो जाता है। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से मैंने ये परपेंडिकुलर डाला दैट इज h1 और यहां से मैंने ये परपेंडिकुलर डाला दैट इज h2। ठीक है ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा यहां पे क्या बनता है, दैट इज a इंटू h1 या फिर b इंटू h2। ठीक है जी, a इंटू h1 या फिर b इंटू h2। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। आगे देखते हैं। अच्छा, यहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला और भी रहता है, ये भी याद रखना कि अगर मान लो डायगोनल हमारा d1 और d2 है, लेट्स सपोज दिस इज द पैरेललोग्राम, ये हमारा डायगोनल d1 और ये हमारा डायगोनल d2, इधर ये हमारे पास स्मॉल है दैट इज स्मॉल b। तो एक थ्योरम हमारे पास ये रहती है कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर जो है वो 2 टाइम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। ठीक है जी, समझ आ गई बात इतनी? d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर जो है वो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहां पे रहने वाला है। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं पहला यहां पे। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड E एंड F आर द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ABD। अगर मैं ABD की बात करूं तो ट्रायंगल ABD हमारा बन रहा है ये। ठीक है, तो इसका सेंट्रोइड ये E है। अगर ये सेंट्रोइड E है तो ये इसे 2:1 में डिवाइड कर देगा। सिमिलरली जो F है, जो F हमें बोला गया वो इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड है, F हमें यहां पे दिया गया, तो ये F भी इसे 2:1 में डिवाइड कर देगा। और हमें ये पता है कि जो हमारा OA है वो OC के बराबर है, और हमें क्या दिया हुआ, देन EF इज इक्वल टू, यहां पे आई थिंक कोई ना कोई एक लाइन जो है वो मिसिंग है। अगर वैसे मैं रेशियो की टर्म में निकालूं तो ये 2 यूनिट हो गया, यहां पे ये 1 यूनिट हो गया, ये भी 1 यूनिट हो गया, फर्दर ये आगे 2 यूनिट हो गया, तो हमारा जो EF है ये हमारा क्या बन रहा है, 2 यूनिट। ठीक है ना। आई थिंक यहाँ पे कुछ एक आधा नंबर जो है वो मिसप्रिंट हो रखा है, अदरवाइज रेशियो की टर्म में निकालूं तो E और F जो हमारा बनेगा वो ये 2 बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लोंगर साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर 14.3 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4.4। पैरेललोग्राम की लोंगर साइड्स, तो जो लोंगर साइड है, लोंगर साइड हमने ले ली कि मान लो ये 14.3 सेंटीमीटर है और इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 4.4 है, और जो शॉर्टर साइड है इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। देन फाइंड द शॉर्टर साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। तो भाई 14.3
क्योंकि मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से इसका आंसर निकाल सकता हूं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। सिमिलरली अगर मैं इस साइड को बेस मानूं तो इसके ऊपर का हाइट मुझे पता है, तो ये साइड हमें नहीं पता, यही साइड हमें निकालनी है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कर देते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में 14.3 इंटू 4.4 भी लिख सकता हूं, एंड ये क्वेश्चन मार्क इंटू 5.2 भी मैं उसे लिख सकता हूं। ठीक है जी। तो 13 के टेबल पे ये कट गया 1.1, 0.4, 11, तो हमारे पास जो ये आ रहा है 12.1 आ गया। जो इसकी लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है? 12.1 सेंटीमीटर। एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम एबी बीसी एसी, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा एक, ये D1 है, ये D2 है, दैट इज ए, दैट इज बी। तो जो हमारा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर है 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये रहता है। अब हमें AB की वैल्यू दी हुई है 14, मतलब इस A की वैल्यू दे रखी है 14, BC की वैल्यू दी हुई है 18, ये वैल्यू दी है 18, AC हमें 16 दिया हुआ है। छह चार 10, और हमारा ये क्या बन जाएगा 256 प्लस D2 स्क्वायर 1040। यहां पे D2 स्क्वायर को अगर मैं माइनस कर दूं, 10 में से 6 गए 4, 13 में से 5 गए 8, और ये 7, तो जो हमारा D2 जो है वो 784 आ रहा है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 784 ओनली। आई थिंक ये 784 जो है इसका अंडर रूट बन जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। PQRS इज ए पैरेललोग्राम एंड इट्स एरिया इज 300 सेंटीमीटर। साइड PQ एक्सटेंडेड टू X, जो साइड PQ है इसे X तक एक्सटेंड किया गया। इफ XX इंटरसेक्ट QR एट Y, हमने इसे ज्वाइन किया, ये पॉइंट हमारा Y बन रहा है। PQ और QX हमें बराबर दिया हुआ है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल SYR? हमें इस ट्रायंगल का एरिया पूछा गया। ठीक है, सबसे पहले एक चीज समझना, देखो PQ और QX बराबर है। अगर PQ और QX बराबर है तो QX और SR भी बराबर होगा आपस में, है ना। यहां से मैं अगर चेक करूं कि ट्रायंगल QYX जो है वो मुझे ट्रायंगल RYS के सिमिलर लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये एंगल बराबर हो गया। सिमिलर क्या? ये कॉन्ग्रुएंट ही है। ये एंगल बराबर हो गया, पैरेलल है तो ये वाला एंगल भी बराबर हो गया आपस में, और तीसरा ये जो एंगल है ये बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। और एक साइड बराबर होगी, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से मैं बोल सकता हूं कि जो हमारे ये दोनों ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंट बन गए। और अगर मैं बात करूं कि ट्रायंगल QYX की, तो वो सिमिलर बन रहा है ट्रायंगल PSX के। अब एक चीज समझना, पहले तो ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब कि QY जो है वो YR के बराबर है, तो कहने का मतलब ये मिड पॉइंट इसका बन गया, ये मिड पॉइंट बन गया। अगर ये मिड पॉइंट बन गया तो जो ये सिमिलर बन रहा है, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि QY जो है वो QY और SP ये 1/2 होगा। अगर ये 1/2 है तो एरिया ऑफ QYX और एरिया ऑफ PSX ये हमारा 1/4 बन जाएगा। अब अगर ये 1/4 बन रहा है, अब एक चीज समझना कि यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है वो हमारा 1 यूनिट बन रहा है, और ये पूरा जो है वो 4 यूनिट बन रहा है। तो अगर मैं ये एक हटा दूं तो ये व्हाइट वाला पोर्शन जो है वो पूरा 3 यूनिट हो जाएगा ना, और ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर है तो 1 यूनिट ये बन जाएगा, जो ब्लू कलर का वो 1 यूनिट बन जाएगा। टोटल कितना हो गया? 3 और 1 4, 4 यूनिट की वैल्यू हमें 300 दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 75। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? 75 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। ठीक है जी। ABCD is a parallelogram in which P and Q any point on AB and CD respectively. If DQ ratio QC, हमें बोला गया P एंड Q एनी पॉइंट ऑन AB एंड CD। P हमारा यहां कहीं पे है,
क्यू हमारा यहाँ कहीं पे, और जो क्यू है वो डी क्यू और क्यू सी 1:2 हमें दिया हुआ है, और एपी और पीबी 5:4 दिया हुआ है। एक चीज समझना, डी क्यू क्यू सी ये 1:2 है, एपी और पीबी ये 5:4 है। अब क्योंकि डीसी और एबी ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों का सम भी बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो ऊपर वाले को भी मैं 9 बनाता हूँ 3 से मल्टीप्लाई करके। अब एक चीज समझो कि भाई ये हमारा 3 यूनिट हो गया, ये 6 यूनिट हो गया, ये 5 यूनिट हो गया, और ये 4 यूनिट हो गया। ठीक है, अब हमें बोला गया एरिया ऑफ ट्रायंगल डीओक्यू, फाइंड द एरिया ऑफ एडीपी। ओ इज द इंटरसेक्शन ऑफ बीडी एंड ए क्यू। सबसे पहले बीडी और ए क्यू बनाते हैं। बीडी बन गया हमारा ये, और ए क्यू बन गया हमारा ये। ठीक है, अच्छा डी ओ क्यू ये ओ पॉइंट है, और एडीपी। ठीक है जी, अगर ये तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि हमारा जो ट्रायंगल डी ओ क्यू है वो सिमिलर है ए ओ बी के। इनकी साइड का रेशियो क्या बन रहा है, ये ऊपर 3 है नीचे 9 है, तो साइड का जो रेशियो है मतलब कि जो डी क्यू बाय ए बी बन रहा है वो 3/9 बन रहा है, विच इज 1/3। तो जो इनके एरिया का रेशियो आएगा, एरिया ऑफ डी ओ क्यू एरिया ऑफ ए ओ बी, ये 1/9 बन जाएगा। और 1 यूनिट की वैल्यू 27 मुझे दी हुई है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 गुणा 27। ठीक है ना। अब मुझे बोला गया कि एडीपी, एडीपी अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं, एडीपी हो गया हमारा ये। अब यहां पे एक चीज समझना, देखो अगर मुझे एडीपी का एरिया निकालना है तो मतलब कि हाफ इंटू एपी इंटू, ये मान लो हाइट जो है वो h है, और अगर मैं इसे इस हाइट को, इस वाले ट्रायंगल की हाइट को h1 लूं और इस वाली को h2 लूं, तो मुझे ये भी पता कि h1/h2 जो है वो 3/1 है, और ये भी मुझे दिख रहा है कि जो मेरा h है वो h1 प्लस h2 है, तो 3 जो h है वो 4 हमारे पास बन जाएगा, वो 4 बन जाएगा। तो जो h आ गया, अगर मैं इसको डिवाइड करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी से, तो वो मेरे पास बनेगा हाफ इंटू ए बी इंटू h1। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। ऊपर वाला तो एरिया हमें निकालना ही है, एडीपी। एबीपी मैंने अभी अभी निकाला 9 गुणा 27, एपी हमारा है 5 यूनिट, एच जो है वो 4 यूनिट बन रहा है, ए बी 9 है और हाइट इधर 3 बन रही है, तो 9 से 9 गया। तो जो हमारा एरिया ऑफ एडीपी बन रहा है वो बन जाएगा 20 गुणा 9 विच इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, इसको तुम क्वेश्चन को दोबारा से स्पीड स्लो करके फिर से समझना अगर एक बारी भी ना समझ में। हाँ जी, अगला जो टॉपिक है वो है रोम्बस। तो रोम्बस हमारा कैसा होता है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, बस उसमें क्या रहता है, चारों साइडें आपस में बराबर होती है। ठीक है ना। यहाँ पे चारों साइडें ए बी बी सी सी डी और डी ए, चारों साइडें आपस में बराबर रहती हैं, और आमने सामने के एंगल बराबर रहते हैं। ठीक है जी, एंगल ए एंगल सी के बराबर रहेगा, एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर रहेगा, कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, ये भी थीटा, और ये हमारा क्या आ जाएगा 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पे बाकी प्रॉपर्टीज तो वही हैं जो ऑलमोस्ट पैरेललोग्राम की रहती हैं। यहाँ पे क्या रहता है, जो डायगोनल है एसी वो बीडी के बराबर तो नहीं रहता, बट एसी इंटरसेक्ट बीडी एट राइट एंगल। ठीक है ना। जब यहाँ पे अगर मैं दो डायगोनल ड्रॉ करूंगा तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, और अगर ये D1 था तो ये हमारा D1/2 बन जाता है, और ये D2/2 बन जाता है। अब यहाँ पे ये सामने वाली साइड हमारा जो रोम्बस का साइड ए रहता है। अब यहाँ पे एक ये ट्रायंगल बना हमारा, ये जो 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, चारों के चारों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। मेन इसमें यही एक प्रॉपर्टी रहती है। और एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास जो रहता है वो रहता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है जी, चलिए देखते हैं आगे। वन साइड ऑफ रोम्बस इज 26 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस। अब हमें पता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर जो है वो 4 टाइम a स्क्वायर के बराबर रहता है। अब इनमें से मुझे D1 पता है और a पता है, D2 हमें निकालना है बस, क्योंकि जब D2 हमें निकल जाएगा
तब एरिया ऑफ रंबस हाफ d1 इंटू d2 से मैं निकाल सकता हूं। ये बन गया 48 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर 4 इंटू 26 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये 2304 प्लस में d2 स्क्वायर और ये आ गया 4 गुणा में 676, मतलब कि 52 हो गया नहीं है। तो इसको ऐसे देखो, अगर ये 4 को भी मैं अंदर ही लिख दूं तो ये हमारा 2 गुणा 26 का होल स्क्वायर बन गया, मतलब कि ये 52 का होल स्क्वायर बन गया और ये 48 का होल स्क्वायर बन गया। तो ये तुम्हारा 12 गुणा 4 का होल स्क्वायर बन रहा है d2 स्क्वायर और ये 13 गुणा 4 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो 12, 5 और 13 ये एक ट्रिपलेट होता है। तो d2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5 गुणा 4 जो कि बन जाएगा 20। तो आंसर विल बी, सॉरी दूसरा डायगोनल जो है वो 20 आ गया। अब हमसे एरिया पूछा गया, एरिया क्या बन जाएगा, तो एरिया की वैल्यू आ जाएगी 480 सेंटीमीटर। ठीक है जी। A circle is circumscribed by the rhombus which in turn is made up by joining the midpoint of rectangle whose sides are 12 and 16 centimeter respectively. A circle is circumscribed by the rhombus which in turn is made up by joining the midpoint of, ठीक है जी। मान लो यहां पे हमारा कोई एक रेक्टेंगल है, इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमारे पास एक रंबस बन रहा है, ठीक है, और इसके अंदर हमारा एक जो है वो सर्कल बन रहा है कुछ इस तरीके से, विच इन टर्न टू बी द मिड हुज साइड्स आर 12 एंड 16 सेंटीमीटर। ये 12 हो गया और ये 16 हो गया। अब अगर ये 12 है तो मिड पॉइंट 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, तो रंबस की जो साइड है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 10 होगी। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई 10। अब अगर ये 10 है तो यहां से ये रेडियस आर हो जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी 16, 16 का 8। अब हमें पूछा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, बेसिकली मुझे ये रेडियस निकालना है। तो इस रेडियस की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज अगर आर 10, 6 आर और ठीक है, देखो यहां पे हमारे पास ना ये जो बन रहा है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल भी तो बन रहा है कि ये 8 आ गया, ये 6 आ गया और ये वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। अगर हम लोग ध्यान दें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हाइपोटेन्यूज से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है उसकी लेंथ हमसे पूछ रहा है। तो जो ये आर है, आर हमारा बन जाएगा 6 इंटू 8/10, जो आर की वैल्यू बनेगी 4.8 ओनली। तो आर की वैल्यू 4.8 आ गई। हमसे एरिया पूछा गया, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या बन जाएगा पाई इंटू 4.8 का स्क्वायर, पाई इंटू 23.04, तो 23.04 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अब ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना। किसी भी जर्नल क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूं तो मुझे पैरेललोग्राम मिलता है। अगर मैं पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तब भी पैरेललोग्राम मिलता है। रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो रेक्टेंगल मिलता है, और रेक्टेंगल के मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं तो रोम्बस हमें मिलता है। फिर स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके हमारे पास जो है वो स्क्वायर ही हमें मिलता है। आगे देखते हैं ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम हमारा बड़ा ही विचित्र कंसेप्ट है थोड़ा सा। देखो ट्रेपेजियम में क्या रहता है, एक पेयर तो पैरेलल रहता है और एक नॉन पैरेलल साइड्स का रहता है। अब ए बी दैट इज पैरेलल टू सी डी, ए बी दैट इज पैरेलल टू सी डी। अब यहां पे मैंने एक डायगोनल ये ड्रॉ करा और एक डायगोनल हमने ये ड्रॉ कर दिया। तो जब मैंने डायगोनल ड्रॉ करा, मान लो ये पॉइंट ओ है, तो जो ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल डी ओ सी, ये हमारा सिमिलर आया था ट्रायंगल ए ओ बी के। ठीक है जी। अब यहां पे जब ऐसा होगा, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर। अब छोटे ट्रायंगल में इसके सामने ओसी हमारे पास आ रहा है और बड़े ट्रायंगल में इसके सामने ओ ए आ रहा है। छोटे ट्रायंगल में इस वाले एंगल के सामने ओ डी आ रहा है और बड़े ट्रायंगल में इस वाले एंगल के सामने ओ बी आ रहा है। तो ये रिलेशन आप लोगों ने याद रखना है कि जब दो डायगोनल ट्रेपेजियम में ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ओसी बाय ओ ए इज इक्वल टू ओडी बाय ओ बी। ठीक है ना, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से ये प्रूफ हो जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारे पास क्या रहता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है जी।
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। और इसके अलावा अब जैसे मान लो ये हमारा ट्रेपेजियम है, जब मैंने दो डायगोनल यहां पे ड्रॉ करे तो यहां पे टोटल 4 ट्रायंगल बनते हैं। अब इसमें 3 बातें आपने ध्यान रखनी कि जो ट्रायंगल ए ओ बी है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ओ सी के। फिर उसके बाद जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी यानी कि ये वाला पोर्शन, इसका एरिया जो है वो इस वाले पोर्शन के बराबर रहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। फिर तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है यहां पे कि जो आमने सामने का एरिया, मान लो मैंने इसे ट्रायंगल नंबर 1 बोला, इसे 2, इसे 3 और इसे 4। मान लो इसका एरिया x है, इसका एरिया k यूनिट है, ये y है और ये भी k यूनिट हमारे पास रहेगा। तो पहला और तीसरे का जो एरिया है वो दूसरे और चौथे के एरिया के प्रोडक्ट के बराबर रहेगा। इसका एरिया और इसका एरिया, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों एरिया के प्रोडक्ट के बराबर रहता है। तो बेसिकली एक्स वाई जो है वो हमारा के स्क्वायर के बराबर आ जाता है। ठीक है जी, एक्स वाई जो है वो के स्क्वायर के बराबर आता है इसमें, ट्रेपेजियम में ये हमारे पास रहता है। और एक जो फॉर्मूला है काफी इंपॉर्टेंट है, वो मान लो ये D1 है, ये D2 है, A B C और D। तो यहां पे जो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर रहता है दैट इज C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस में 2 टाइम AB के बराबर रहता है। ये भी फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है कि डायगोनल के स्क्वायर का सम जो है वो नॉन पैरेलल साइड का स्क्वायर का सम प्लस में ट्वाइस ऑफ पैरेलल साइड का जो प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है ना, ये चीज याद रखना। और एक मान लो ये हमारे पास ट्रेपेजियम है। अब ये ट्रेपेजियम को किसी एक लाइन, जैसे हमें पता है ये ए बी सी डी, ट्रेपेजियम में हमें पता होता है कि जो ए बी है वो पैरेलल टू सी डी रहता है, पैरेलल टू सी डी रहता है। अब यहां पे अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर दूं ई एफ, ट्रेपेजियम में इस वाले में ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों के पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ कर दी, ये ई और एफ। ठीक है ना, तो ये ई और एफ जो है, अगर तो यहां पे एरिया का रेशियो गिवन हुआ, ठीक है ना, इफ दो चीजें होंगी, यहां पे दो चीजें बनेगी, इफ एरिया ऑफ डी ई एफ सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ई एफ बी ए। मान लो ये हमें m बाय n दे रखा है, ये हमें जो ऊपर वाला ट्रेपेजियम और ये नीचे वाला ट्रेपेजियम है इनके एरिया का रेशियो हमें पता है, ये साइड ए है और ये साइड बी है। तो यहां से ई एफ की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है अंडर रूट m इंटू, ये m है ये n है, m इंटू ए का स्क्वायर प्लस n इंटू बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, अगर यहीं पे हमें जो दूसरा केस है, दूसरे केस में अगर हमें सी एफ बाई एफ बी, ये मान लो x बाय y दिया हुआ है कि ये रेशियो जो है वो x रेशियो y गिवन है, कि साइड का रेशियो जो है वो x रेशियो y गिवन है। तो यहां से ई एफ की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, दिस x इंटू ए प्लस y इंटू बी डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। ठीक है, तो कहने का मतलब ट्रेपेजियम के अंदर जब मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं, गिवन पैरेलल लाइंस के पैरेलल अगर मैं कोई तीसरी लाइन ड्रॉ करता हूं तो उस लाइन की लेंथ निकालने के दो फॉर्मूले हमारे पास है। अगर एरिया का रेशियो दिया हुआ है कि भाई वो एरिया को इस रेशियो में डिवाइड कर देता है तो इस फॉर्मूले से, अगर हमें बताया गया कि साइड को वो इस रेशियो में डिवाइड करता है तो उस फॉर्मूले से हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन देखते हैं। इन ए ट्रेपेजियम वन डायगोनल डिवाइड्स द अदर इन द रेशियो 2:9। हमें बोला गया कि मान लो ये डायगोनल है तो एक डायगोनल जो है वो दूसरे को 2:9 में डिवाइड करता है। अगर वो 2:9 में डिवाइड करता है, हमें पता है, मैंने मान लिया कि भाई ये 2:9 है। अब मुझे ये भी पता है कि जो ये आमने सामने का जो ट्रायंगल होते हैं ये सिमिलर होते हैं, तो इनकी साइड का रेशियो 2:9 अगर ये आ रहा है तो ये भी 2:9 होगा। ठीक है ना, अब हमें इफ द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द टू पैरेलल साइड इज 45 सेंटीमीटर, इस 9 यूनिट की वैल्यू जो है वो 45 दी हुई है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, इस 2 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो अगर 9 यूनिट की वैल्यू 45 है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ जाएगी और 2 यूनिट की वैल्यू जो है वो 10 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम इन व्हिच एबी बीसी सीडी एडी एसी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर हमसे पूछा गया। ये अभी अभी जो फॉर्मूला मैंने बताया था कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर दैट इज c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2 टाइम ab। c और d जो है वो नॉन पैरेलल साइड्स है, c और d नॉन पैरेलल साइड, पैरेलल साइड हमारा ab और cd है। ab की वैल्यू 8 दे रखी है, cd की वैल्यू 12।
तो मतलब कि 2 गुणा में 8 गुणा में 12, सी और डी बन जाएगा 16 और ये 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो ये आ गया 100 प्लस 256 प्लस 12 अट्ठे 96 दूनी 192, तो ये बन गया 9 6 8 9 5 6 2 8 9 5 14, तो ये वैल्यू आ जाएगी 548। ठीक है जी। तो इन दोनों का जो सम है डायगोनल के स्क्वायर का सम, वो हमारे पास क्या बन जाएगा 548 ओनली। ABCD इज ए ट्रेपेजियम, AB पैरेलल टू CD, AB और CD डायगोनल इन द इंटरसेक्शन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ, चलो देखते हैं किसका रेशियो वो हमसे पूछ रहा है। AB 4 टाइम्स CD है ना, डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं। हमें साइड का जो रेशियो है ना वो 1:4 ये पता चल गया, क्योंकि AB 4 टाइम्स CD हमें बोला गया। DCB, DC, अच्छा ये पूरा DCB और ABO ये नीचे वाला, देखो अगर ये साइड का रेशियो 1:4 है तो एरिया का रेशियो 1 और 16 हो जाएगा ये, क्योंकि एरिया दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका एरिया का रेशियो 1:16 हो गया। और हमें पता है कि ये दोनों एरिया जो आपस में बराबर रहते हैं, इनके एरिया का प्रोडक्ट इनके एरिया के प्रोडक्ट के बराबर रहते हैं, तो के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 16, के की वैल्यू आ जाएगी 4, तो ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया है कि DCB ये बन गया हमारा 5 यूनिट, और ABO ये बन गया 16 यूनिट, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 5:16 ओनली। ठीक है जी। ABCD इज ए ट्रेपेजियम, AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, AB BC CD, AB की वैल्यू ज्यादा दी हुई है, तो AB को थोड़ा लंबा बनाते हैं, CD को थोड़ा छोटा। AB दिया हुआ है 38, BC दिया हुआ है 13, CD दिया हुआ है 24 और AD दिया हुआ है 15। ठीक है, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, अगर मैं इस AD के पैरेलल यहां पे एक और लाइन ड्रॉ करूं B डैश, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये भी 15 और ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 24 आ जाएगा, तो ये पीछे बच गया 14। ठीक है ना, और यहां पे हमने ले लिया इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर H, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में यहां पे लिख सकता हूं हाफ इंटू H इंटू 14, और यही एरिया जो है इसका हीरोइन फॉर्मूले से भी मैं निकाल सकता हूं। अगर मैं S की वैल्यू बात करूं तो 15 प्लस 13 प्लस 14 बाय 2 21, तो ये बन जाएगा हमारा 21 माइनस 15 6 7 और 8, 3 गुणा 7 3 गुणा 2 7 गुणा 8, एक 3 बार आया, एक 7 बार आया, एक 4 7 21 चौका 84, जो एरिया है वो बन रहा है 84, 14 छीके H की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, एक तो इतने पोर्शन का एरिया 84 बन गया और यहां पे ये वैल्यू आ गई 12, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा 12 गुणा में 24, जो कि आ जाएगा 288। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 288 प्लस 84 8 4 12 17, तो जो इस पैरेललोग्राम का एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है 372 ओनली। ठीक है जी। हाँ जी बच्चा लोग, जो अगला टॉपिक हमारा वो है काइट। तो काइट क्वाड्रिलेटरल का एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें दो एडजेसेंट साइड्स जो है वो आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है ना, इस तरीके से AB और AC इक्वल रहता है, BD और CD यहां पे इक्वल रहता है। यहां पे हमारे पास दो डायगोनल बनते हैं, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। अच्छा, ये दोनों डायगोनल जो है, लॉन्ग डायगोनल जो है वो शॉर्ट डायगोनल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है, यानी कि उसे बाइसेक्ट करता है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो पहली प्रॉपर्टी है टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स, जो हमारा काइट है, जो क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्वाड्रिलेटरल में पढ़े हैं, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया, या इवन ट्रेपेजियम भी हो गया, तो जहां पे भी लाइन पैरेलल थी या फिर इक्वल थी वो ऑपोजिट साइड्स मोस्टली इक्वल थी। काइट में क्या रहता है, एडजेसेंट साइड्स जो है वो आपस में इक्वल रहती हैं इस तरीके से। ठीक है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल, जो हमारा ये पेयर होता है एंगल का, ऑपोजिट एंगल का ये इक्वल रहता है, जो शॉर्ट डायगोनल जहां पे बनता है। फिर डायगोनल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, जो काइट होता है काइट के डायगोनल जो है वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। देन वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, जो लॉन्ग डायगोनल होता है वो शॉर्ट डायगोनल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। अच्छा, इसमें जो एरिया ऑफ काइट हम लोग निकालते हैं, एरिया ऑफ काइट का फॉर्मूला हमारे पास रहता है हाफ इंटू d1 d2, कि अगर हमें दोनों डायगोनल की लेंथ पता है तो वहां से मैं एरिया ऑफ काइट निकाल सकता हूं, दैट इज हाफ इंटू d1 इंटू d2। फिर उसके बाद बारी आती है पॉलीगन्स की। अगर मैं बात करूं पॉलीगन्स की
हमारे सिलेबस में दो तरह के पॉलीगन होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। इनफैक्ट इससे भी पहले अगर मैं इसे कैटेगराइज करूं तो पॉलीगन दो तरीके के होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स। उस चीज पे हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे कि भाई पॉलीगन्स जो हमारा है वो दो तरीके का होगा, एक होगा रेगुलर पॉलीगन और दूसरा हमारा होता है इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है जी, एक हमारा है रेगुलर पॉलीगन और एक हमारा है इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। जितनी भी साइडें होती हैं, जितने भी एंगल होते हैं, वो सारे के सारे आपस में इक्वल होते हैं। अगर मैं इरेगुलर पॉलीगन की बात करूं तो जो पॉलीगन रेगुलर नहीं है वो पॉलीगन हमारा इरेगुलर होता है। ठीक है जी, अगर मैं इनकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ एन साइडेड, कोई भी एन साइडेड पॉलीगन अगर हमारा है तो उसके सम ऑफ इंटरनल एंगल, मान लो एन साइडेड ऐसा कुछ भी ले लो, लेट्स सपोज जैसे मैंने यहां पे रखा तो इसकी 6 साइडें मुझे दिख रही हैं, तो अगर मैं इनके इंटरनल एंगल, जितने भी इंटरनल एंगल है, चाहे वो रेगुलर पॉलीगन हो चाहे वो इरेगुलर पॉलीगन हो, इंटरनल एंगल के सम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। ठीक है जी, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब ये तो हो गया जितने भी इंटरनल एंगल है उन सभी एंगल का सम। अब अगर मैं रेगुलर पॉलीगन की बात करूं तो ये सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो अगर मुझे किसी एक का एंगल निकालना हो तो मैं उसे n से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो यही मैंने बताया, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ एन साइडेड दैट इज n-2 इंटू 180। अगर मैं सेकंड की बात करूं, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, यहां पे मैंने मेंशन भी किया रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि इरेगुलर में सारे इक्वल नहीं होते बट रेगुलर में इक्वल होते हैं, तो इसीलिए टोटल को मैं नंबर ऑफ एंगल से डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, अगर तीसरे की बात करूं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ जितने भी एक्सटीरियर एंगल है हर एक पॉलीगन में, उन सब एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 रहता है। ईच एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री बाय एन, 360 डिग्री बाय एन। नंबर ऑफ डायगोनल का जो फॉर्मूला रहता है n इंटू n माइनस 3 इंटू 2 रहेगा। और एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन है अगर मुझे उसका एरिया निकालना है तो n इंटू ए स्क्वायर, n इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 tan पाई बाय n। यहां पे जो n है, n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ साइड्स और a जो है वो लेंथ ऑफ साइड रिप्रेजेंट करता है। n यहां पे क्या बताता है, नंबर ऑफ साइड्स, और जो a है, a हमें बताता है लेंथ ऑफ साइड। ठीक है जी, अब बात करते हैं रेगुलर पेंटागन की। देखो पेंटागन में वैसे तो केस कुछ भी बन सकता है, बट यहां पे थोड़ा सा जो मैं बताऊंगा वो रेगुलर पेंटागन के बारे में बताऊंगा। अब यहां पे पांचों साइड हमारी इक्वल है, अगर मैं सम ऑफ इंटरनल एंगल की बात करूं तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बनेगा। ठीक है जी, और अगर मुझे ईच इंटीरियर की वैल्यू निकालनी है, ईच इंटीरियर की वैल्यू निकालनी है दैट इज 3 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 बनेगा ये। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 108 डिग्री की, जो ये हमारा एंगल है ये बनता है 108 डिग्री का। और अगर मैं एक्सटर्नल एंगल की बात करूं तो यहाँ पे रेगुलर पेंटागन में एक्सटर्नल एंगल हमारा बन जाता है 72 डिग्री का। अब इस केस में हालांकि डायगोनल वगैरह की कभी वो कोई बात करता नहीं है, बट अगर मान लो वो डायगोनल पूछता भी है तो ये हमारा डायगोनल बनेगा यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे एक ही तरह का डायगोनल बनता है, तो इसकी जो लेंथ है वो कोसाइन फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं, उसके लिए बस cos 108 की वैल्यू तुम्हें याद रखनी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं हेक्सागन की, हेक्सागन में भी मैं बात करूंगा यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन की। तो जो रेगुलर हेक्सागन है, यहां पे ये हमारा सेंटर बन रहा है, इन सबको मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, तो जब मैंने रेगुलर हेक्सागन को सेंटर से सभी वर्टिसेस को ज्वाइन किया तो यहाँ पे 6 ट्रायंगल हमारे पास बनते हैं, और ये 6 के 6 ट्रायंगल जो है वो इक्वलेटरल ट्रायंगल रहते हैं। अगर रेगुलर हेक्सागन की एक साइड हमारी ये ए है तो यहाँ पे एरिया ऑफ हेक्सागन हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ हेक्सागन दैट विल बी 6 इंटू √3 बाय 4 ए स्क्वायर। तो 3/2 √3 ए स्क्वायर, ये हमारा जो है वो एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन आ जाता है। अब रेगुलर हेक्सागन में और भी 2-3 बातें हमें ध्यान में रखनी होती है। इसमें डायगोनल दो तरीके का बनता है, एक शॉर्ट डायगोनल होता है और एक लॉन्ग डायगोनल होता है। मान लीजिए इस पॉइंट पे ये सारी साइडें ए है, इस पॉइंट से मैंने इसे ज्वाइन करा तो ये हमारा शॉर्ट डायगोनल बन रहा है, और इस पॉइंट से मैंने इसे ज्वाइन करा तो ये हमारा लॉन्ग डायगोनल बन रहा है। ठीक है ना, जो ये वैल्यू आती है ये हमारे पास शॉर्ट डायगोनल आया था √3 है, और जो ये लॉन्ग डायगोनल बनता है ये आ जाता है हमारे पास 2 है। हेक्सागन में लॉन्ग डायगोनल की वैल्यू जो बनती है या लेंथ उसकी जो होती है दैट इज 2 है, और अगर मैं शॉर्ट डायगोनल की बात करूं तो शॉर्ट डायगोनल की जो लेंथ रहती है इसमें दैट इज √3 है। ठीक है जी, और अगर मैं बात करूं इसका इंटरनल एंगल की, देखो सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल कितना बन जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री और डिवाइडेड बाय 6, तो ये जो बन रहा है वो हमारा 120 डिग्री बन रहा है। तो मतलब कि जो रेगुलर हेक्सागन होता है उसका एक इंटरनल एंगल की जो वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है, 120 डिग्री ओनली। ठीक है,
चलो क्वेश्चन करते हैं, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1260। ओके जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन। अब हमें पता है कि n माइनस टू इंटू 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1260 होता है, ऐसे ही है। अब यहां से 18 7 जा तो n माइनस टू जो है वो 7 आ रहा है और n की वैल्यू 9 आ जाएगी, कि मतलब कि जो पॉलीगन है वो 9 साइड का है। जब 9 साइड का है तो ईच इंटीरियर की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ईच इंटीरियर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1260 डिवाइडेड बाय 9, तो ये मेरे पास बन जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, अगर इंटीरियर एंगल हमारा 140 डिग्री का है तो ईच एक्सटीरियर हमारा कितने का आएगा, क्योंकि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 होता है, 180 में से मैं इंटीरियर को माइनस करूंगा तो 180 माइनस 140 दैट इज इक्वल टू 40, आंसर विल बी 40 डिग्री। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्लोज पॉलीगन है 6 साइड, वन ऑफ इट्स एंगल इज 30 डिग्री ग्रेटर देन द ईच ऑफ अदर 5 इक्वल एंगल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्वल एंगल्स। अगर 6 साइडें हैं तो हमारा जो टोटल सम बनेगा वो 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बनेगा, और यहां पे 5 एंगल तो इक्वल है, उन्हें मैं ए मान लेता हूं 5 ए, और जो छठा एंगल है वो ए प्लस 30 है हमारा। ठीक है ना, तो 180 चौका कितना हो गया 720, और इधर बन रहा है 6 ए प्लस 30, तो 6 ए की वैल्यू बन रही है 690, और यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 230, और ए की वैल्यू बन रही है 115 डिग्री। तो जो ईच इक्वल एंगल आ रहा है वो हमारा कितने डिग्री का आ रहा है 115 डिग्री का। ठीक है जी, एट इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 165 ईच एंड रिमेनिंग इंटीरियर एंगल आर 168 ईच, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल। अब देखो, इंटीरियर एक्सटीरियर नंबर ऑफ एंगल, हमारे 8 एंगल ऐसे हैं जिनका इंटीरियर 165 डिग्री था, अगर 180 में से 165 को मैं माइनस करूं तो एक्सटीरियर हमारे पास आया था 15, और फिर एक इंटीरियर है जो 168 डिग्री है, और ये नंबर ऑफ एंगल जो है वो मैं एक्स मान लेता हूं, हमें नहीं पता, और यहां पे एक्सटीरियर एंगल हमारा बन जाएगा 12। अगर मैं टोटल एक्सटीरियर की बात करूं, तो 15 8 जा 120 डिग्री दैट इज 12x, तो ये जो हमारा सम बन रहा है 12x प्लस 120 डिग्री दैट इज 360 डिग्री। 12x की वैल्यू 240 डिग्री, और यहां पे x की वैल्यू जो है वो 20 डिग्री हमारे पास आ जाती है, सॉरी डिग्री नहीं, x की वैल्यू 20 आ जाती है। जब x की वैल्यू 20 आ गई हमारे पास तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने बन गए 28, और नंबर ऑफ डायगोनल का मैंने फॉर्मूला अभी क्या बताया, चेक करो, n इंटू n माइनस 3/2, तो यहां पे जब हमारा नंबर ऑफ साइड्स 28 आ गई तो नंबर ऑफ डायगोनल कितना बन जाएगा 28 गुणा में 25/2 14, 25 गुणा 14 हो गया 350 डिग्री, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 350 डिग्री ओनली। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, ABCDEF इज ए रेगुलर हेक्सागन, टू पोल्स एट C and D आर स्टैंडिंग वर्टिकली एंड सबटेंड एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 and 60 डिग्री एट A रिस्पेक्टिवली। देखो जी, A B ये C और ये D, E एंड F। अब उसने बोला C और D पे ना वर्टिकली हमने ये दो पोल लगाए हुए, मतलब कि अगर ये नीचे की तरफ है तो ऐसे एक पोल है, मतलब ऐसे बाहर की तरफ, और ये ऐसे, कि डायग्राम हमारा काइंड ऑफ 3D में है, तो इसको मैं ऐसे डिनोट कर देता हूं कि भाई एक पोल ऐसे है और एक पोल ऐसे है। ठीक है, अब ये जो पोल है ये 30 डिग्री एंगल यहां पे बना रहा है, और जो ये पोल है ये 60 डिग्री एंगल जो है वो यहां पे बना रहा है, स्टैंडिंग सबटेंड एन एंगल ऑफ एलिवेशन at A respectively, what is the ratio of height of the poles at C to that of the pole at D। अब अगर मान लो ये साइड हमारी A है, अगर ये साइड A है 60 इधर नहीं, सॉरी 60 इधर बन रहा है, अब ना ये डायग्राम ऐसे बने, देखो A C के ऊपर ये पोल है, यहाँ पे A है, ये C है, C के ऊपर ये पोल है, ये 30 डिग्री बन रहा है, फिर A और D के ऊपर ये पोल है, रुको इसको थोड़ा साइड में बनाते हैं, ये A हो गया, ये D है, ये D के ऊपर पोल है, और यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है। अब मुझे पता है A से C तक जो है वो हमारा शॉर्ट डायगोनल बन रहा है, जब शॉर्ट डायगोनल बन रहा है तो ये √3a होगा अगर साइड A है, और ये लॉन्ग डायगोनल बन रहा है तो ये वैल्यू हमारी 2a हो जाएगी। अब पाइथागोरस लगा के मैं ये पोल की हाइट निकाल सकता हूँ, 30 डिग्री हमारा क्या रहता है कि अगर ये 1 है तो ये √3 है, तो ये वैल्यू हमारे पास a आ जाएगी। ठीक है ना, अगर तुम tan 30 भी लगाओगे कि tan 30 मतलब ये इसको c डैश ले लो, c डैश बाय AC, तो बेसिकली ये पोल की हाइट यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के या ट्रिग्नोमेट्री यूज करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो a आ जाएगा। और अगर मैं 60 डिग्री की बात करूं तो यहाँ पे 30 हो गया, अगर ये 1 यूनिट है तो ये हमारा √3 यूनिट होता है। ठीक है ना, और ये हाइट हमारे पास आ जाएगी 2√3 है, तो एक पोल की हाइट जो बन रही है A पे, वो C पे जो बन रही है वो A है, जो D पे बन रही है वो 2√3a है, तो अगर इनकी हाइट का रेशियो की बात करो तो 1
सॉरी 2√3 जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 1:2√3 जो है वो आंसर बन जाएगा, जो इन पे पोल बन रहे हैं उसका, ठीक है जी। चलो जी, अब करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 10 and 8 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन देम इज 150, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। हमारा ये पैरेललोग्राम है, ये मान लो ये 8 है और ये 10, इनके बीच में जो एंगल है वो 150 डिग्री है। तो बोला गया कि भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताओ। तो जब इन दोनों के बीच में कोई एंगल होता है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, दैट इज ए बी साइन थीटा। तो 10 गुणा 8 गुणा में साइन 150, साइन 150 जो है वो कोस 60 बन जाएगा, साइन 150 कोस 60 बन जाएगा। तो कोस 60 होता है हमारा 1/2, तो बेसिकली ये 1/2 आ गया। तो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन रहा है वो बन रहा है 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है जी। A square is drawn inside a square of side 14 centimeter in such a way that the corner of the inner square coincide with the midpoints of the sides of the outer square. What is the area lying between the two squares? अब उसने बोला कि मान लो ये एक स्क्वायर है जो बाहर है, इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूं अगर मैं ऐसे, तो जो ये अंदर वाला स्क्वायर है इसकी साइड हमें दी हुई है 14, ठीक है ना। अब मैंने मिड पॉइंट को ज्वाइन करा, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है ना। पाइथागोरस अगर मैं लगाऊं तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 2x² की वैल्यू जो है वो 14 का स्क्वायर है। तो x² की वैल्यू कितनी बन गई, 196 का 2 करेंगे 98, ये साइड मैंने ली 2x। अब उसने बोला ना कि दोनों स्क्वायर के बीच में एरिया बताओ, बेसिकली इस एरिया की वो बात कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं बड़े स्क्वायर में से अंदर वाले स्क्वायर का एरिया माइनस कर देता हूं। अगर मैं बड़े स्क्वायर का एरिया लूं तो वो बन रहा है 4x² माइनस में 14 का स्क्वायर, x² की वैल्यू 98 है, 4 × 98 माइनस में 196, तो आंसर हमारा 196 ही आ जाएगा। पूछा क्या गया हमसे, व्हाट इज द एरिया लाइंग बिटवीन, एक मिनट, 196 4x² माइनस 14 का स्क्वायर 98 आ गया, 2 गुणा 196, जो आंसर है वो हमारा 196 आ रहा है। एरिया लाइंग बिटवीन द टू स्क्वायर्स, वो इस पूरे में से हमने ये माइनस करा, आंसर तो हमारा 196 ही आना चाहिए भाई, ऑप्शन में दिया नहीं हुआ। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। A square is drawn inside a square of side 14 सेंटीमीटर। ओहो, जो 14 है वो अंदर वाला नहीं, वो बाहर वाला हमें दिया हुआ है, सॉरी एक मिनट, जो 14 था वो अंदर वाला नहीं, वो बाहर वाला हमें दिया हुआ था। तो 14 था तो इसके मिड पॉइंट से स्क्वायर बना, तो ये वैल्यू 7√2 आ जाएगी, तो ये हो गया हमारा 14। अब बाहर वाले सर्कल का स्क्वायर का जो एरिया वो 196 बन रहा है और अंदर वाले का क्या बन रहा है 7√2 का स्क्वायर, जो कि 98 आ जाएगा। तो 196 माइनस 98, तो आंसर विल बी 98, आंसर विल बी ऑप्शन ए ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ सम ऑफ इंटरनल एंगल टू द सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 7/2। अगर इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का जो रेशियो है वो 7/2 है, हमें पता है कि भाई इंटरनल प्लस एक्सटर्नल 180 होता है, 7/2, ये 7 है ये 2 है, तो मतलब कि 9 यूनिट की वैल्यू 180 दी हुई है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो 2 यूनिट की वैल्यू 40 हो जाएगी हमारे पास। हमें पता चल गया कि हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो 40 डिग्री है। अब टोटल जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो 360 होता है, तो यहां से मैं नंबर ऑफ साइड यानी कि n निकाल सकता हूं। n कैसे आएगा, 360 डिग्री को 40 से डिवाइड करके, जो कि आ रहा है 9। व्हाट इज द मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन, वो भी निकाल सकते हैं। वैसे एक्सटीरियर अगर 40 आ गया तो 7 की वैल्यू 140 डिग्री आ जाएगी, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी ओनली, ठीक है जी, आंसर विल बी ऑप्शन डी ओनली। If the difference between interior and exterior angle of a regular polygon is 144, then what is the number of sides of the polygon? हमें पता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर वो 180 होता है, इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर ये 144 हमें दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 2 टाइम एक्सटीरियर की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ रही है 36, तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो 18 डिग्री हमारे पास आ रहा है। तो यहां से नंबर ऑफ साइड में कैसे निकाल सकता हूं, नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास आएंगी क्योंकि टोटल सम 360 डिग्री होता है, इसको मैं ईच एक्सटीरियर से डिवाइड कर देता हूं, तो वो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 20 ओनली। नंबर ऑफ साइड्स जो हमारी बन रही है वो कितनी बन रही है 20 ओनली। नेक्स्ट देखते हैं, इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी चलो पहले ये बना ही लेते हैं, ए बी सी डी, ए बी दिया हुआ है हमें 6 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, सी डी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और डी ए हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इफ द डायगोनल बी डी, ये अगर एक्स है तो बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब यहां पे प्रॉपर्टी लगेगी जो हमने ट्रायंगल में बिल्कुल बेसिक वाली पढ़ी हुई है
कि भाई जो ट्रायंगल की तीसरी साइड होती है वो सम ऑफ अदर टू साइड से स्मॉलर और उनके डिफरेंस से ग्रेटर रहती है। तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में चेक करूं तो जो x है वो 18 + 6 24 से कम रहेगा और 12 से बड़ा रहेगा। अगर मैं नीचे वाले ट्रायंगल में चेक करूं तो ये 16 से तो कम रहेगा और 4 से बड़ा रहेगा, ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूं, कॉमन पार्ट यहां पे अगर मैं लूं तो कॉमन पार्ट मेरे को दिख रहा है कि 16 से छोटा और 12 से बड़ा, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तुम नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देख लेना, आइडिया लग जाएगा। अगर नहीं लग रहा तो मैं बता देता हूं कि 24x12 और इधर है 16x4। मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ करी, 4 12 16 और 24। इसको मैं ड्रॉ करता हूं पहले, ये 24 से लेके 12 तक है और उसके बाद ये वाली 16 से लेके 4 तक है। तो अगर मैं कॉमन पोर्शन देखूं तो यही बन रहा है ना, इतना देखो कॉमन पार्ट यही बन रहा है इनका, ठीक है ना। तो ये हमारा पार्ट जो है वो आंसर बन जाएगा 16 से 12 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, AB इज इक्वल टू BC, CD इज इक्वल टू DA। तो जो ये कंडीशन दी हुई है ये हमारा एक काइट वाली कंडीशन बन रही है। AC एंड BD आर द डायगोनल सच दैट AC 6 है, BD 12 है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। जो ये कंडीशन है वो काइट की बन रही है और काइट के केस में एरिया ऑफ डायगोनल क्या था, सॉरी एरिया ऑफ काइट था हाफ इंटू D1 D2, तो हाफ इंटू 6 इंटू 12। तो जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ x एंड विड्थ y इज p, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच इज स्ट्रिक्टली नॉट ए रेक्टेंगल, एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ x एंड y इज q। अब एक चीज को समझना, ये लाइन मैंने सीधी रखी क्योंकि चाहिए तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है ना दोनों के बीच में, ये x है ये y है, और यहीं पे मैंने ये लाइन थोड़ी सी टिल्ट कर दी। जब मैंने टिल्ट करी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो गया ना दोनों के बीच में, जब मैंने लाइन थोड़ी सी टिल्ट कर दी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो गया। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो गया तो मतलब कि जो क्यू पैरेललोग्राम का एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया से कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो p तो है जो वो हमारा वैसे भी ग्रेटर देन क्यू ही रहेगा। तो हमें चाहे ये x रेशियो y पता हो चाहे ना पता हो, द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज 60 डिग्री। देखो जब उसने बोल ही दिया कि वो रेक्टेंगल बनेगा ही नहीं, तो अगर मुझे ये दोनों स्टेटमेंट नहीं भी दी होती तब भी मैं इसका आंसर बता सकता था कि जो p है वो ग्रेटर देन क्यू है या नहीं है, यस और नो में मैं आंसर दे सकता था। बट अगर मैं देख लेते हैं कि भाई ऑप्शन के हिसाब से हमारा कौन सा आंसर बन सकता है। इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग बोथ द, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय ईदर स्टेटमेंट, इफ द कांट बी आंसर्ड यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। देखो अब दोनों स्टेटमेंट ना यूज करने का उसने ऑप्शन हमें दिया ही नहीं, तो मैं स्टेटमेंट 2 को यूज करके आंसर कर सकता हूं, ठीक है ना, क्योंकि स्टेटमेंट 2 में मुझे पैरेललोग्राम के बीच में एंगल पता चल गया। तो ये जो एरिया आएगा यहाँ पे एक्स वाई आएगा और यहाँ पे एक्स वाई इंटू साइन 60 बन जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट नॉट बाय द अदर, ठीक है, कैन नॉट बी आंसर्ड। हाँ, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर हमारा मोस्ट सूटेबल बन रहा है वो यहाँ पे ऑप्शन ए बन रहा है। बट अगर मैं बात बोलूं, क्योंकि उसने यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज स्ट्रिक्टली नॉट ए रेक्टेंगल, ठीक है ना, डायमेंशन भी अगर सेम है, तो मैं इन दोनों स्टेटमेंट के बिना भी ये चीज बोल सकता था कि पी जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्यू रहेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, A circle touches all the four sides of AB, BC, CD, DA of a quadrilateral ABCD। अगर सर्कल चारों साइडों को टच कर रहे हैं तो मतलब कि यहां पे ये सर्कल है तो क्वाड्रिलेटरल हमारा ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। ए बी बी सी सी डी, ए बी सी डी, हमें ए बी प्लस डी सी आमने सामने की साइडों का सम। अच्छा, इसमें हमें ये पता कि भाई आमने सामने की जो साइड होती है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के केस में आमने सामने की साइडों का सम जो है वो इक्वल रहता है। अब इसको एज ए स्टेटमेंट भी याद रख लेना, चाहे जैसे मर्जी याद रख लेना। मान लो ये सर्कल है, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया ऐसे, ठीक है ना। तो जो इस केस में जब सर्कल टच करता है चारों साइडों को, तो जो आमने सामने की साइडें रहती है, देखो क्योंकि मैंने ए से टेंजेंट ड्रॉ करा तो ये इतना इतना एक्स हो गया, तो यहां तक ये भी एक्स हो जाएगा। सिमिलरली बी से करा तो ये वाई हुआ तो ये भी वाई हो जाएगा। ऐसे अगर मैं सी से करूं, इसको मैं जेड लूं तो ये भी जेड बन जाएगा। ऐसे अगर इसको डब्ल्यू लिया जाए तो ये वैल्यू भी जो है वो डब्ल्यू बन जाएगी। एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इधर भी एक्स वाई जेड डब्ल्यू, चारों वैल्यू सेम होगी। ऑपोजिट साइड्स का जो सम है वो बराबर रहता है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन क्या बोला गया कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ये भी ऑपोजिट साइड्स का सम दिया हुआ है और ये भी ऑपोजिट साइड्स का सम दिया हुआ है। तो किसी भी एक स्टेटमेंट को यूज करके मैं पेरीमीटर निकाल सकता हूं, क्योंकि जब ये सम मुझे पता है तो यही सम इनका भी होगा, क्योंकि वो मुझे थ्योरम के थ्रू पता था। तो हमें इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट नॉट बाय द अदर, ये तो गलत है। इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय ईदर स्टेटमेंट अलोन, किसी भी एक स्टेटमेंट से हमारा आंसर आ जाएगा, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी ओनली, ठीक है जी। द प्लिंथ ऑफ ए हाउस हैज एन एरिया ऑफ 200 स्क्वायर मीटर, इज रेक्टेंगुलर इन शेप। कोई रेक्टेंगल है जिसका एरिया हमें दिया हुआ है 200 स्क्वायर मीटर,
इट्स लेंथ एंड विड्थ आर इन रेशियो 2:1। तो जो 2:1 है, से 2x और 1x लिया जा सकता है, इसे 2x और ये हो गया x। हमें 2x इंटू एक्स की वैल्यू 200 दी हुई है, एक्स स्क्वायर बन गया हमारा 100, एक्स की वैल्यू आ गई 10, तो मतलब कि जो लेंथ है वो 20 बन रही है, जो विड्थ है वो 10 बन रही है। अब उसने बोला था ओनर ऑफ द हाउस एक्सटेंड द टेरेस बाय 1 मीटर ऑन ईच साइड, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एरिया दैट हैज इंक्रीज्ड इन द टेरेस। अब 1-1 सेंटीमीटर उसने दोनों साइड बढ़ा दिया, यहाँ पे भी, नीचे भी, ऊपर भी, ऐसे हर जगह ऐसे। तो अब जो बाहर वाला पोर्शन बन रहा है वो ऐसा बन रहा है। तो अगर मैं बाहर वाले पोर्शन की डायमेंशन की बात करूं, 1 सेंटीमीटर इधर बढ़ा, 1 इधर बढ़ा, तो ये बाहर वाला जो है वो 22 का बन गया। सिमिलरली ये हमारा 12 का बन गया। मुझे ये देखना कि जो ये वाला एरिया है ये कितना है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो ये एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूं, 22 गुणा 12 माइनस में 200, अंदर वाले का एरिया तो हमें 200 पता ही है, तो कितना बन रहा है, 22 दूनी 44, 22 एकम 22 और 4 26 माइनस 200, तो जो ये एरिया है वो 64 स्क्वायर मीटर बन रहा है। अब उसने पूछा कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो 64 डिवाइड बाय 200 गुणा में 100, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 32%। आंसर विल बी ऑप्शन बी ओनली। ठीक है जी। तो यहां पे हमारा ये क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगन वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। जल्दी जो बचे हुए चैप्टर्स की वीडियो को मैं यहां पे डालूंगा। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।